हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बना रही हूँ मेरे उन बच्चों के लिए जिनका इस वीक एग्ज़ाम है साइंस का। उनके साइंस में 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, वन इज़ द लाइफ प्रोसेस एंड आवर एनवायरनमेंट। तो आवर एनवायरनमेंट की वीडियोस ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब मैं आपको लाइफ प्रोसेस का कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन एक बार में वन शॉट में आपको देने वाली हूँ। तो लाइफ प्रोसेस का ये रिवीजन सेशन आपको यदि पसंद आता है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक दीजिए और एक कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं? ये ऐसे प्रोसेसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। क्या ज़रूरत है इसकी? ताकि बॉडी के अंदर जितने भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है उससे एनर्जी डेवलप की जा सके और वो एनर्जी इस्तेमाल की जा सके बॉडी में जो भी डैमेज हो रहा है, इंजरी हो रही है, उसको क्लियर करने के लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है एंड दैट फूड, वो फूड का क्या करते हैं, उस फूड को वो ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स में विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, तो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने वाले ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये सारी जो रिएक्शंस बॉडी में हो रही हैं ऑल आर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक एनाबॉलिक और एक कैटाबॉलिक। अगर बिगर मॉलिक्यूल से सिंपल सब्सटेंसेस बन रहे हैं तो उसे हम कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। और यदि बड़े बड़े मॉलिक्यूल से स्मॉल मिल रहे हैं तो कैटाबॉलिक, और स्मॉल मॉलिक्यूल मिलकर कुछ बड़ा बना रहे हैं, दैट इज एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी के लिए उसे फूड चाहिए एंड फॉर फूड में होते हैं उनके पास न्यूट्रिएंट्स, और उन न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने का जो तरीका है दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो एसेंशियल लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में आता है दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन है वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके अपनाता है, द वेज ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन, जिसमें हम पढ़ते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। अब फूड जो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है उसको ब्रेक करने के लिए हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं कुछ स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम कहते हैं एंजाइम्स। अब क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहे हैं और वो रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को स्पीड अप करना, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में है इसलिए इसे कहते हैं बायो कैटलिस्ट। अब जो है मोड, मेथड्स टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। मेथड्स न्यूट्रिएंट्स के ऑब्टेन करने के लिए बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफ कहते हैं और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करने वाले ऑर्गेनिजम्स को हेटेरोट्रॉफ्स। जो ऑटोट्रॉफ्स है वो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से आपसे, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक में डिफरेंसेस भी पूछ सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं वो या तो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। इनके बारे में आप अवर एनवायरनमेंट चैप्टर में वैसे जनरली पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि पर्टिकुलर एग्जांपल्स। ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में सिर्फ आपके पास कौन आते हैं? द ग्रीन प्लांट्स एंड फ्यू बैक्टीरियाज। इन केस ऑफ हेटेरोट्रॉफिक, इन दोनों ग्रीन प्लांट्स बैक्टीरिया को छोड़कर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल कम अंडर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इस हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आगे पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए प्लांट्स जो है अपना फूड खुद एक ही फॉर्म में स्टोर करते हैं। प्लांट जो फूड स्टोर करते हैं दे स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, बट इन केस ऑफ एनिमल्स इट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखेंगे प्लांट की बॉडी में जो फूड स्टोर है दैट इज स्टार्च, एनिमल बॉडी में स्टोर हो रहा है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी बोल सकते हैं।
इसके बाद जो है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हेटरोट्रॉफिक का बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ना है आपको, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। एक है, 3 टाइप के होते हैं आपके हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक होता है सैप्रोट्रॉफ, एक होता है पैरासाइट, और तीसरा होता है होलोजोइक। तो सैप्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे कंज्यूम करते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि ये जो फूड मटेरियल को है बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन करते हैं और एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन करके एब्जॉर्ब कर लेना डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को, दैट इज सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरे नंबर पे जो आते हैं हमारे पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट्स जो हैं ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। इनकी सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि इनको होस्ट चाहिए फूड और शेल्टर के लिए। होस्ट लिविंग होना चाहिए। पैरासाइट्स दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं, बट उन्हें बिना मारे उनका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। पैरासाइट्स में प्लांट पैरासाइट आपको याद रखने हैं, दैट इज कस्क्यूटा। एनिमल बॉडी में लीच है, टेप फॉर्म है। सैप्रोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आप डिकम्पोजर्स को रख सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंगस। इसके बाद जो तीसरा है दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें एनिमल्स जो हैं उनके पास ओपनिंग होती है अपना खाना इंजेस्ट करने के लिए। इंजेस्ट मतलब बॉडी के अंदर ले जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा में। इसके बारे में आपको ये आना चाहिए कि अमीबा अपना खाना इंजेस्ट कैसे करते हैं। हमेशा जब भी इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या तो होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा डायग्रामेटिकली शो करने के लिए आता है, या फिर इनके स्टेप्स को सीक्वेंस में लिखने के लिए आता है, या फिर आपसे पूछते हैं इंजेशन इन अमीबा ओनली। तो इसके 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले इंजेशन है। इंजेशन जिसमें फूड जो है अंदर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। इंजेशन खाना अंदर ले जाने के बाद डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के लिए जो खाना अंदर गया है वो स्टोर होता है फूड वैक्यूल में। और अमीबा एकमात्र ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके फूड वैक्यूल में होते हैं एंजाइम्स, जो फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, ताकि उसके बाद, तो पहला स्टेप क्या था, इंजेशन। उसके बाद ब्रेकिंग हुई, ब्रेकिंग में डाइजेशन आएगा, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, जो सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, अब वो जाकर के एब्जॉर्ब हो जाएगा कहाँ पर, साइटोप्लाज्म के अंदर। देन एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइज होना फूड का फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। और उसके बाद ईजेशन, जहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल हो जाता है। यहाँ पे पर्टिकुलर आपको पैरामीशियम का भी याद रखना पड़ेगा कि फूड जो है यहाँ पर सीलिया मूवमेंट की हेल्प से स्पेसिफिक स्पॉट में भेजा जाता है, एंड द स्पेसिफिक स्पॉट इज गुलेट, जो आपके ईसोफेगल ओपनिंग को भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए ये केमिकल इक्वेशन याद रखनी है। इसी केमिकल इक्वेशन में बहुत सारे आंसर्स छुपे हैं। सबसे इनिशियल सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, इनके रॉ मटेरियल्स कौन से हैं। तो रॉ मटेरियल्स में इनके पास है, वन इज दी कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को ये कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, और वो भी स्टोमेटल पोर्स की हेल्प से। दूसरा रॉ मटेरियल है वाटर। वाटर ये कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स और ऑस्मोसिस की हेल्प से। तीसरी रिक्वायरमेंट इनके पास क्लोरोफिल है, जिसकी हेल्प से ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं और कन्वर्ट करते हैं इन दोनों चीज़ों को ग्लूकोज में, ऑक्सीजन में और वाटर में। वाटर तो है ट्रांसपरेट होकर एनवायरनमेंट में चला जाता है, ग्लूकोज ये स्टोर कर लेते हैं स्टार्च के फॉर्म में, और ऑक्सीजन गैस जो है इनका बाई प्रोडक्ट है जो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो यहाँ से आ सकता है वो ये है कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन की इवोल्यूशन हो रही है, इस ऑक्सीजन की इवोल्यूशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्सीजन की इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपका ये वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके बाद में स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस हैं। स्टेप्स में आपको 3 ही स्टेप्स याद रखने हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, दूसरा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जाता है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि ये तीनों सीक्वेंस में होते हैं क्या हमेशा, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। किन के लिए ज़रूरी नहीं है, ये डेजर्ट प्लांट्स के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड रात में एब्जॉर्ब करते हैं, उसका एक इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं जो दिन में सन की लाइट की प्रेजेंस में फूड फॉर्म करता है। क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स दिन के समय अपने स्टोमेटा यदि ओपन कर लेंगे तो सारा जो इन्होंने वाटर स्टोर किया है इट विल बी गोन आउट। इसके बाद साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में आपसे ऑर्गन पूछा जाए तो दैट इज लीफ।
पर्टिकुलर प्लेस पूछी जाए तो वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की लोकेशन पूछी जाए तो वो है मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ। और मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ की लोकेशन पूछी जाए तो वो है अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में। याद रखेगा स्टोमेटा हमेशा लोअर एपिडर्मिस में मिलेगा इन केस ऑफ डाइकॉट प्लांट्स, और मोनोकॉट्स में अपर और लोअर एपिडर्मिस दोनों में। फिर यहाँ स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को हेल्प करता है गार्ड सेल्स। ओपन कब होता है? जब वाटर उसके पास एक्सेस में प्रेजेंट हो, मेसोफिल सेल्स में बहुत सारा पानी हो तो गार्ड सेल्स ओपन हो जाते हैं, और जब इनके पास पानी की कमी होती है तो गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाते हैं और बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट, प्लांट जो है न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम। सबसे इंपॉर्टेंटली नाइट्रोजन प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसीलिए ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं विद हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं केवल दो ही फॉर्म्स में, और वो है नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। ये बहुत याद रखिएगा। इसके बाद ह्यूमन बींग्स में है डाइजेशन। डाइजेशन जो न्यूट्रिशन आपको पढ़ना है ह्यूमंस में, ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल पार्टिकल्स में ब्रेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, जिन्हें हम बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल है आपका, हॉलो होता है, मस्कुलर होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस होती हैं मसल्स की, जो फूड को आगे पुश करती हैं। यहाँ पे एंजाइम का सिक्रीशन होता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी बॉडी में तीन ऐसी चीजें हैं। एक तो आपके खाने के बारे में आपका सोचना, उसकी स्मेल लेना, और उस फेवरेट फूड का दिख जाना। इन तीनों की वजह से आपकी बॉडी में दो चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, एक तो पेरिस्टालसिस और दूसरा एंजाइम का सिक्रीशन। ये आपका डायग्राम है, बहुत ही सिंपल वे में डायग्राम है। इस पर मैं फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से आपको पैसेज ऑफ फूड भी इजीली विजिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले खाना आपका जाएगा माउथ में, माउथ के बाद जाएगा बकल कैविटी के अंदर, देन फैरिंग्स। फैरिंग्स को लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैरिंग्स आप हमेशा मिस कर जाते हैं। फैरिंग्स है, उसके बाद में फूड पाइप है, देन स्टमक में जाएगा। खाना दो ऑर्गन्स में बिल्कुल नहीं जाएगा, वो है पेनक्रियास और लिवर। स्टमक के बाद खाना सीधे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड देन वो बाहर आ जाएगा एनस के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें और याद रखनी है डायग्राम में, स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर एक तो स्टमक में प्रेजेंट होता है और एक एनस में प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम है रेगुलेट करना एंट्री और एग्जिट ऑफ फूड को। सबसे पहले माउथ है, ओपनिंग है जिसे लिप्स गार्ड करते हैं। खाने का डाइजेशन आपके बकल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन किसका? केवल कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक में, और लिपिड्स का भी स्टमक में, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपके माउथ में स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ में आपके जो बकल कैविटी है वहां पर तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं, सलाइवा, टंग एंड टीथ। सलाइवा का काम है, उसमें एक एंजाइम है टाइलिन या सलाइविया माइलेज, जो 30% कार्बोहाइड्रेट को आपको माउथ में ही डाइजेस्ट कर देता है। उसके बाद जो खाना है आप ले जाते हैं फैरिंग्स में, फैरिंग्स के बाद वो जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस में कोई भी एंजाइम नहीं है, उसका केवल काम है खाने को आगे पुश करना स्टमक में। स्टमक के चार फंक्शंस होते हैं, फर्स्ट इज द रेगुलेशन और एंट्री और एग्जिट ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ स्फिंक्टर। दूसरा इसका काम है फूड को स्टोर करना एक रेगुलर टाइम इंटरवल के लिए। तीसरा इसका काम है पार्शियल डाइजेशन करना फूड का बाय मैकेनिकल चर्निंग। और चौथा काम इसके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का है, जिनका काम है अपने डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करना। यहाँ पर खाना अंदर आने से पहले ही आपका एचसीएल सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जस्ट बिफोर एचसीएल सिक्रेशन म्यूकस इज सिक्रेटेड, जो आपकी इनर वॉल को प्रोटेक्ट करता है एचसीएल के आफ्टर हार्मफुल इफेक्ट से। एचसीएल के कई काम हैं, एचसीएल माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करता है, साथ में पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। जब तक एचसीएल सिक्रेशन स्टार्ट नहीं होगा, ये जो पेप्सिन एंजाइम है इट विल नॉट गेट एक्टिवेटेड। तो यहाँ पर आपके खाने का होता है पार्शियल डाइजेशन, जिसमें पेप्सिन और लाइपेज, लाइपेज फैट के ऊपर एक्ट करेगा, पेप्सिन प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा। यहाँ पर अमाइलेज नहीं होता, ये केवल उस जो आपके फूड में मिक्स अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को यहाँ डाइजेस्ट करता है, जब तक कि वो एचसीएल के इफेक्ट से डिस्ट्रॉय ना हो जाए। इसके बाद खाना जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लॉन्गर होती है हर्बीवोर्स में, अप्रॉक्सीमेट 6 मीटर की। और क्यों होती है इनके पास लंबी? क्योंकि ये खाते हैं सेलुलोज रिच फूड, जिसको डाइजेस्ट करने में समय लगता है। कार्निवोर्स के अंदर स्मॉलेस्ट होती है क्योंकि वो खाते हैं फ्लेश, और फ्लेश कंटेन्स प्रोटीन्स एंड इट टेक्स वेरी लेस टाइम टू डाइजेस्ट इट। यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स हैं
स्मॉल इंटेस्टाइन से जो जूस रिलीज होता है दैट इज नोन एज सकस एंटेरिकस। याद रख सको तो ठीक है, नहीं याद रख सकते तो नो इशू इज देयर। यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे प्रेजेंस है विलाई, ये कॉमन डक्ट को रिसीव करते हैं। दो डक्ट से मिलके बनती है कॉमन डक्ट, जिसे हम कहते हैं बाइल डक्ट, और दूसरी पेनक्रियाटिक डक्ट। बाइल डक्ट जो आती है वो बाइल सॉल्ट्स रिलीज करती है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ऐसे दो ऑर्गन कौन से हैं जो बेसिक मीडियम क्रिएट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो है लिवर और पेनक्रियाज। दूसरा क्वेश्चन, इनके बेसिक मीडियम क्रिएट करने में हेल्प कौन करता है? बाइल सॉल्ट हेल्प करता है और उसके बाइकार्बोनेट आयंस हेल्प करते हैं। दो ऐसे ऑर्गन्स जहाँ खाना नहीं जाता पर वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो लिवर है, पेनक्रियाज है। ठीक है, तो ये सारे एंजाइम्स आपको दिखने लग रहे हैं, इनके फंक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपके नोटबुक में भी लिखे हुए हैं। पेनक्रियाटिक डक्ट के पास जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है उसे ट्रिप्सिन कहते हैं, लाइपेज लिपिड के लिए, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए। बाइल सॉल्ट जो है वो फैट्स का इमल्सिफिकेशन करता है, फैट्स को सिंपल फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। याद रखिएगा, फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए लिम्फ रिस्पॉन्सिबल है, बाकी जितनी भी चीज़ें यहाँ पर एब्जॉर्ब होने वाली हैं वो सबको ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा। एक बार जो खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है तो वेस्ट मैटर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो वाइड है, शॉर्टर है, यहाँ पर विलाई एब्सेंट होती हैं, यहाँ पर केवल वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है और ये केवल और केवल म्यूकस सिक्रीट करता है लुब्रिकेशन के लिए। यहाँ से फीकल मैटर बाहर निकल के एनल स्फिंक्टर पे जाके रुक जाता है। एनल स्फिंक्टर रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ द फीकल मैटर एंड देन इट विल बी गो आउट। यहाँ तक है आपका ये कंप्लीटली, लेकिन आपको कंप्लीटली फैरिंक्स को तो जरूर कंसिडर करना पड़ेगा, द पैसेज ऑफ फूड अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल। ये एक्टिविटीज हैं, इसमें बीच में आपको एक्टिविटीज से रिलेटेड पर्टिकुलरली अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, एक्टिविटीज हम पढ़ेंगे लेकिन बाद में। नेक्स्ट टॉपिक इज योर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके दो सब प्रोसेस है, गैसियस एक्सचेंज और सेलुलर रेस्पिरेशन। गैसियस एक्सचेंज सिंपल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, जिसे हम ब्रीथिंग भी कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में आता है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में और एनारोबिक एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन के समय। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंटली आपका ये डायग्राम है जिसको आपको याद रखना है। आपके ब्रीथिंग में आपको दो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, एक तो रिब्स हेल्प करती हैं और दूसरा डायफ्राम। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पैसेज देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग लिखी हुई है तो आपको इशू नहीं आएगा। द फर्स्ट इज अ नॉस्ट्रल, उसके बाद ये एंटर होगा नेसल पैसेज में। नेसल पैसेज में सीलिया और म्यूकस हैं। सीलिया एयर को फिल्टर करता है, म्यूकस एयर को मॉइस्ट करता है फॉर एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज। उसके बाद एयर जाएगी फैरिंग्स में, फैरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इसको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं ताकि आपके जो पैसेज है ये कोलैप्स ना हो। उसके बाद ये ट्रैकिया है, लंग्स में एंटर होने के लिए दो हिस्सों में ब्रेक हो जाती है जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई एंटर होती है लंग्स में और ब्रेक हो जाती है मल्टीपल स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जिसे हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के एंड में प्रेजेंट होता है एल्वुलाई। एल्वुलाई जो प्रोवाइड करता है प्राइमरी सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज। और इसके नीचे जो डायफ्राम प्रेजेंट है, ये मस्कुलर शीट, कार्टिलेजिनस शीट प्रेजेंट है जो आपके थोरेसिक कैविटी जिसमें लंग्स प्रेजेंट है उनको एब्डोमेन से सेपरेट करता है। ठीक है, ये था आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम इट इज। आफ्टर दैट रेस्पिरेटरी पिगमेंट, आपके पास एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो आपके गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, दैट इज हीमोग्लोबिन। इट इज आयरन कंटेनिंग रेड पिगमेंट। फिर इसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन में आपके एरोबिक और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसके लिए फर्स्ट स्टेप हमेशा कॉमन रहता है जिसमें ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है पैराविक एसिड में इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। उसके बाद यहाँ से आपसे क्वेश्चन आ सकता है इस पर्टिकुलर पाथवे को कंप्लीट करने के लिए, या फिर आ सकता है आपको ये बताना है कि फेट ऑफ ग्लूकोज क्या है इन प्रेजेंस और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एब्सेंस है तो ये होगा ईस्ट के अंदर जो प्रोड्यूस करेगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जन ओनली 2 ATPs। और यदि आपके मसल सेल्स में कमी हो गई है ऑक्सीजन की सीवियर एक्सरसाइज करने की वजह से तो फॉर्म होगा लैक्टिक एसिड और 2 ATP। ठीक है, इनके एंड प्रोडक्ट्स आपसे पूछ सकते हैं, एंड प्रोडक्ट्स क्या है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। तो याद रखेंगे एब्सेंस में क्या फॉर्म हो रहा है और लैक में क्या फॉर्म हो रहा है। ये था आपका रेस्पिरेशन। यहाँ पर याद रखेंगे एनर्जी करेंसी जो होती है सेल की दैट इज ATP,
और एटीपी से एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए इसका हाइड्रोलाइसिस होना जरूरी है। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? किसी भी बड़े मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होके एनर्जी प्रोडक्शन करना, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना है तो उसका ब्रेक डाउन होगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड इट इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस। ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग भी आप देख लीजिएगा एक बार, जैसे अमीबा है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही रेस्पायर करते हैं थ्रू डिफ्यूजन। प्लांट जो है उनके पास स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, फिश के पास गिल्स होते हैं, माउथ से भी रेस्पायर करते हैं, ह्यूमन के पास लंग्स होते हैं जहाँ पर उनके पास प्रेजेंट है एल्वुलाई। अब फिशेस का रेट ऑफ ब्रीथिंग हायर होता है क्योंकि फिशेस को यूज करना पड़ता है डिजोल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, और जिसका कंसंट्रेशन एयर के कंपैरिजन में वाटर में बहुत ही कम होता है, इसीलिए ये जल्दी जल्दी सांस लेती है। इसके बाद डिफ्यूजन इन प्लांट। प्लांट में डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है? एक गैसेस का डिफ्यूजन, एक तो एनवायरमेंटल कंडीशन और प्लांट की कितनी रिक्वायरमेंट है उसी के बेसिस पे ये एब्जॉर्ब करते हैं गैसेस को। नेक्स्ट इज अ रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम वो वेरिएबल अमाउंट ऑफ एयर है जो लंग्स में प्रेजेंट होती है ताकि वो कंटिन्यूस एक्सचेंज कर सकें गैसेस का। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ऐसा ही सेम टू सेम मैंने आपको फेयर नोटबुक में लिखवाया है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स सैप और फूड में डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, या फिर आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है सैप वाले ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या कहते हैं, फूड वाला ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है। तो सैप यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन है, जाइलम एलिमेंट्स की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है। इसका जो मैकेनिज्म है, मिनरल्स पहले एब्जॉर्ब होते हैं एक्टिवली, वाटर एब्जॉर्ब होता है पैसिवली, उसके बाद अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है वाटर और मिनरल्स का। वाटर और मिनरल्स को ही हम सैप कहते हैं। अगर स्मॉल प्लांट है, हर्ब्स है, तो रूट प्रेशर थ्योरी हेल्प करती है जिसमें सब्सटेंसेस अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप चले जाते हैं। दूसरा जो है ट्रांसपिरेशन पुल है, जो हायर प्लांट्स में होता है। हायर प्लांट्स में जहाँ पर लीव्स के सरफेस से वाटर वेपोराइज होने की वजह से एक सक्शन पुल क्रिएट होती है जो वाटर को ऊपर खींचता है। तो ट्रांसपिरेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वाटर मिनरल कंडक्शन में हेल्प करता है, लीव्स के सरफेस को कूल करता है, उनका टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करता है। लेकिन जब आपकी बॉडी में, प्लांट बॉडी में फूड का ट्रांसपोर्टेशन आ जाए, तो फूड के ट्रांसपोर्टेशन में सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक ग्रुप में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन करने में हेल्प कौन करेगा? सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम हेल्प करेंगी, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करेंगी। यहाँ याद रखेंगे तीन इंपॉर्टेंट बातें। फूड जो है हमेशा सोल्यूशन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है एटीपी की प्रेजेंस में, और कहाँ से? जहाँ वो बना है वहां से टू द साइट ऑफ स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि सोलेबल प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी फ्लूइड के बेसिस पे दो सिस्टम है, ब्लड वस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वस्कुलर सिस्टम में हमारे पास ब्लड है, हार्ट है, वेसल्स हैं। वेसल्स हमारी तीन टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सबसे इंपॉर्टेंट इनके डिफरेंसेस याद रखने हैं। एक वॉल्व होती है जो बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करती है। वॉल्व जो है वेन्स में प्रेजेंट होती है और हार्ट में प्रेजेंट होती है, उसके अलावा कहीं नहीं होती, याद रखेंगे इसको। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के ब्लड में मेनली दो कंपोनेंट्स है, प्लाज्मा जो उसका फ्लूइड फॉर्म कर रहा है दैट इज प्लाज्मा, और सेल्स जो सस्पेंडेड है वो ब्लड सेल्स। तीन टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन होता है इसलिए गैसेस एक्सचेंज में ये हेल्प करता है। डब्ल्यूबीसी है ये आपके डिफेंसिव मैकेनिज्म, आपकी पुलिस है जो एंटीजेंस को किल करती है। तीसरा यहाँ पे प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स का काम होता है आपके वुंड को रिपेयर करने का काम। वेसल्स में यहाँ पे आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज हैं। देन आर्टरीज, दे आर नॉट हैविंग एनी वॉल्व, दे विल हेल्प यू टू, इनका काम है हाई ब्लड प्रेशर से ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना अवे फ्रॉम दी हार्ट। वेन्स जो है वॉल्व्स के साथ में बहुत ही लो प्रेशर से ब्लड मूव करता है एंड देन ये जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड को टुवर्ड्स दी हार्ट। और जो कैपिलरीज हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन वेदर दे आर present at the end of arteries or at the end of veins. अगर वो arteries के end में present हैं तो they will carry oxygenated blood और deoxygenated blood dependent upon that. Arteries जो हैं ज़्यादातर cases में oxygenated blood carry करते हैं और veins deoxygenated blood. इन दोनों के केस में एक एक्सेप्शन है, arteries में एक pulmonary artery और एक pulmonary vein जो opposite blood carry करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में जब आप पढ़ेंगे तो इसमें दो कंडीशंस हैं, दो कंपोजिशंस इनके, लिम्फ और वेसल्स।
लिम्फ जो है इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज डिफेंसिव रोल के लिए, प्लाज्मा ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए और फैट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वेसल्स जो हैं वेन्स और कैपिलरीज हैं। वेन्स और कैपिलरीज जनरली जितने भी इनकी वेसल्स हैं वो लॉन्ग शॉर्ट होती हैं, वाइड होती हैं और इनके अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे ब्लड के फंक्शंस इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लिम्फ के फंक्शन ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके बाद ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम आपको आना चाहिए, जिसमें अपर चैम्बर्स हैं वो ऑरिकल्स होते हैं, नीचे वाले चैम्बर्स वेंट्रिकल्स होते हैं। वेना केवा लेफ्ट साइड से ब्लड लेकर आती है, राइट ऑरिकल में डालती है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, यहाँ से जाता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लंग्स तक ले जाती है, लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेट होता है एंड देन इट विल कम बैक टू पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन के थ्रू ये वापस आता है लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में एंड देन उसके थ्रू सिस्टमिक ऑर्टा। ऑर्टा सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। अब यहाँ से पॉसिबल क्वेश्चंस क्या होंगे? सबसे पहला क्वेश्चन होगा, ऑरिकल्स होते हैं थिन वॉल्ड, क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर काफी लो रहता है। वेंट्रिकल्स होते हैं थिक वॉल्ड क्योंकि प्रेशर हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दोनों साइड के हार्ट की ब्लड की मिक्सिंग को प्रिवेंट करने के लिए इनके पास वॉल प्रेजेंट है, दैट इज सेप्टम। हार्ट को कोई डैमेज ना हो, दैट्स व्हाई दे आर हैविंग अ कवरिंग कॉल्ड पेरिकार्डियम। ठीक है। देन इसका सर्कुलेशन, सर्कुलेशन दो टाइप का होता है, सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन फिशेस में जिनके पास टू चैम्बर्ड हार्ट है, याद रखिएगा वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल। और सिंगल सर्कुलेशन इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर इनके हार्ट में केवल एंटर करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डबल सर्कुलेशन में दोनों तरह का ब्लड एंटर करेगा, लेकिन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट है इसलिए ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, लेकिन मैमल्स और एव्स में फोर चैम्बर्ड हार्ट है इसलिए ब्लड मिक्स नहीं होता। और ब्लड मिक्स नहीं होता, यही इसकी सिग्निफिकेंस है कि ये ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपरली कर पाता है ताकि हर एक सेल के पास फुल्ली ऑक्सीजन पहुंचे और वो एनर्जी प्रोडक्शन कर सके। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्फिग्मोमैनोमीटर, जिसमें नॉर्मल जो रीडिंग आती है दैट इज 120/80 mm ऑफ Hg। 120 mm ऑफ Hg डेवलप होता है, दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर। जब आपकी आर्टरी में प्रेशर, आर्टरी का जो प्रेशर है वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर हो, वेंट्रिकल्स जब आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फोर्सफुली ब्लड को पुश करते हैं, एट दैट टाइम जो प्रेशर होता है दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर। और जब आपकी वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं उस समय जो प्रेशर होता है दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर। तो डबल सर्कुलेशन का फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेंटर में आपको हार्ट मिलेगा, ऊपर आपको लंग कैपिलरीज मिलेंगे, नीचे आपको टिश्यू मिलेगा। लेफ्ट साइड जो है इसका, जो आपके पेज पर होगा दैट इज लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट साइड में आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सबसे इंपॉर्टेंट इसका डायग्राम आपको लेबल करने के लिए आना चाहिए, इवन लेबल करने के बाद जितनी भी लेबलिंग्स हैं उनके फंक्शन आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज दी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन इज अ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिकली जनरेटेड नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल को कहते हैं। इसका डायग्राम सबसे इजी है। सबसे इजी क्यों है? इसमें दो किडनी है, दो यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है। जिस सीक्वेंस में ये आपकी बॉडी में अरेंज है उसी सीक्वेंस में आपकी यूरिन जनरेट होती है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट जो पोर्शन है दैट इज योर नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के दो हिस्से हैं, रीनल सेल और ट्यूबुलर पोर्शन। रीनल सेल में आपके दो पार्ट्स लेबल्ड हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस है आपकी क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज जो आपको आपके ब्लड को एनर्जी देती है ताकि वो बोमेंस कैप्सूल सीव लाइक स्ट्रक्चर से फिल्टर होके नीचे आ जाए। अच्छा, इसको हम देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि ये देखिए ये जो है आपकी है रीनल आर्टरी है जो लेकर आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और उसमें प्रेजेंट होता है वेस्ट। वेस्ट यहाँ से जब एंटर करेगा, ग्लोमेरुलस में प्रेशर हाई है, दैट्स वाई यहाँ से जो भी सब्सटेंसेस स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट के हैं वो फिल्टर होके बोमेंस कैप्सूल के थ्रू पीसीटी में एंटर होंगे। पीसीटी वो पर्टिकुलर पहला ट्यूबुलर पोर्शन है साइड का जहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन। जितना भी सब्सटेंसेस यहाँ से फिल्टर होंगे उनका रीएब्जॉर्प्शन इनिशियल सेगमेंट्स में ही हो जाएगा। इनिशियल सेगमेंट्स में होने के बाद द लेटर सेगमेंट्स में जब वो पहुँचेगा यहाँ पर केवल यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। जो भी आपकी यूजफुल सब्सटेंसेस, कौन से सब्सटेंसेस? वाटर है, यूरिया है, कुछ ग्लूकोज है,
और कुछ सॉल्ट्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है कैपिलरीज, दस ब्लड कैपिलरीज। तो रीअब्जॉर्प्शन जिस भी सब्सटेंसेस का होगा, इन सब्सटेंसेस में याद रखना ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स जो हैं आपके एक्टिवली एब्जॉर्ब होंगे। वाटर है, वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये आपके पैसिवली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसके बाद जो आपका जो भी मटेरियल है वो कलेक्टिंग डक्ट में जाके इकट्ठा होगा एंड देन इट विल जॉइन द यूरेटर। सारे जितने भी नेफ्रॉन्स हैं उनका जितना भी वेस्ट है वो यूरेटर के थ्रू जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा, और फिर यूरिनरी ब्लैडर जब आपको उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा उसके बाद यूरेथ्रा से वो रिलीज हो जाएगा। तो इनके स्टेप्स हैं, आप अपनी नोटबुक में एक बार चेक कर लेना। फिर इसमें जो आर्टिफिशियल किडनी है, दैट इज द डिवाइस यूज्ड टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। प्लांट्स में एक्सक्रीशन है, दैट इज वेरी मच सिंपलर। उसके लिए आप इसको एक बार अपनी नोटबुक से रीड कर लेना, इजीली कवर हो जाएगा। बाकी चीजें हम क्लास में अपने डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।